हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीट क्रॉप के बारे में। तो वीट क्रॉप से पहले भी हमने बहुत से सीरियल्स क्रॉप जो हैं 4 या 5 के अराउंड हमने सीरियल्स क्रॉप को कवर कर लिया है। आज हम वीट क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर किसी ने वीट के प्लांट को नहीं देखा है तो वीट ये क्या है, ये वीट का प्लांट है फील्ड में, ये वीट का क्या है प्लांट है, और ये क्या है, ये वीट के सीड है। ठीक है, इस टाइप की होती है गेहूं जो खाने के लिए अपने काम में लेते हैं, वो वाला वीट है ये। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट की जो वीट है जिसे हम हिंदी में गेहूं बोलते हैं, उसका बोटेनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है और ओरिजिन प्लेस क्या है। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। बोटेनिकल नेम का क्या है, इसका बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम स्पीसीज। स्पीसीज इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसकी आगे हम इसको क्लासिफाइड करेंगे, इसके अलग अलग स्पीसीज है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो हम ग्रो करते हैं या ऐसे बोले कि जिसे नॉर्मली हम खाने के लिए यूज़ में लेते हैं, ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं, वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, लेकिन अभी हम इसे ट्रिटिकम स्पीसीज ही लिखेंगे बिकॉज आगे इसकी बहुत सारी स्पीसीज है, इसे क्लासिफाई किया गया है। तो ट्रिटिकम स्पीसीज, ठीक है, इसका बॉटेनिकल नेम है। फैमिली की बात करें तो ग्रैमिनी या फिर पोएसीज की फैमिली है। एक बात मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई है कि ग्रैमिनी का सेकंड नेम क्या है, पोएसी। ठीक है, ग्रेमनी का सेकंड नाम क्या है, पोएसी। ग्रेमनी को ही क्या बोलते हैं, पोएसी बोला जाता है। एग्जाम में ग्रेमनी ना देखकर पोएसी दिया हुआ होता है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें 2n=42। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं इसमें, 42 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, 42। ओरिजिन प्लेस की बात करें कि सबसे पहले जो वीट है, जो गेहूं है, वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, तो इसका राइट आंसर है साउथ वेस्ट एशिया या फिर टर्की। ठीक है, इन दो जगहों का नाम बुक्स में कई में टर्की डायरेक्ट दिया गया होता है, किसी में साउथ वेस्ट एशिया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, बोटेनिकल नेम और फैमिली, क्रोमोसोम नंबर और ओरिजिन प्लेस। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड की बात करती हैं, ये क्या है, ये है एक वीट का प्लांट। ठीक है, तो ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलती हैं रूट। ठीक है, जिसे हम हिंदी में जड़ बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये यहाँ से, ये इसका यहाँ से यहाँ तक, और इसका इसका ये, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टेम या फिर जिसे हम बोलते हैं तना। ठीक है, और लीव्स क्या होती है, ये जो ग्रीन पोर्शन ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पूरा। ठीक है, ये क्या है, ये है लीफ। ठीक है, एक लीफ ये रही और एक ये रही, ये क्या है, ये लीफ है, जिन्हें हम लीफ बोलते हैं या फिर पत्तियां बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे कि ये कौन सी फैमिली से है, पोएसी या फिर ग्रास फैमिली। ठीक है, सभी ग्रासेस हैं, जितनी भी ग्रासेस है वो सभी इसमें आती हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे कि हम बोलते हैं कि कैरनेल इसके बोला जाता है, कैरनेल। ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये ग्रीन ग्रीन जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये वाली, इसे बोलते हैं कैरनेल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कैरनेल बोला जाता है। ठीक है, और ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं हेड। ओके, ऊपर वाले पोर्शन को हेड बोलते हैं और इसे बोलते हैं कैरनेल। तो ये वाली पूरी स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। उसके बाद में बात करेंगे कि वीट रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड अमंग द सीरियल्स बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन, सो दैट सो वीट इज कॉल्ड एज किंग ऑफ सीरियल्स। ठीक है, जो वीट है, जो गेहूं है ना, उसको अगर हम पूरे संसार में देखें तो उसकी फर्स्ट रैंकिंग है। किस मामले में, अगर हम एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी वो फर्स्ट नंबर पे है, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी वो फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, सीरियल्स के अगर हम सीरियल्स के अंदर अगर हम बात करें, ओनली सीरियल्स के अंदर जो खाद्य फसलें हैं, जो सीरियल्स हैं, उनकी अगर हम बात करें ना, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा एरिया में जो फसल ग्रो की जाती है और सबसे ज़्यादा जिसका प्रोडक्शन होता है, तो वो कौन सी फसल है, वो है गेहूं या फिर वीट। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सीरियल्स का राजा बोला जाता है या फिर किंग ऑफ सीरियल बोला जाता है। ठीक है, और क्वीन ऑफ सीरियल किसे बोलती हैं, हमने मेज क्रॉप पढ़ी थी, उसे बोलते हैं क्वीन ऑफ सीरियल्स। ठीक है, यानी कि सीरियल्स की रानी किसे बोलते हैं, मक्का को, और राजा किसे बोलते हैं, गेहूं को। नेक्स्ट है कि ये सीरियल जो वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, इसका मीन्स क्या है। ठीक है, तो सीरियल्स जो है ना वो रोमन वर्ड है, कि रोमन लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, जिसका मीन क्या है, सैरीज। ठीक है, यानी कि गॉडेस ऑफ ग्रेन। ठीक है,
जो भी ग्रेन है उनका गोट, ठीक है। और उसके बाद में इन इंडिया इट इज सेकंड इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप, ठीक है। तो ये क्या है, जो पूरे इंडिया के अंदर सेकंड इम्पोर्टेंट स्टेपल क्रॉप है, फूड क्रॉप है, ठीक है। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है राइस, और सेकंड कौन है, सेकंड है व्हीट, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे स्पाइकलेट की, ठीक है। तो स्पाइकलेट क्या है, ये देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना पूरी, ये अलग है, इसमें रे ग्रास में दिखाएगी और इसमें बेंट ग्रास में, ठीक है। पहले ये वाला देख लेते हैं। ये देखो इसका इनफ्लोरेसेंस है, उसे बोलते हैं स्पाइक, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, स्पाइक। एक राइस के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, लेमा और पैलिया से कवर होता है क्या, कैरियोप्सिस, जो इसका सीड होता है, ठीक है। और उसके इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलते थे हम, पेनिकल, और इसके इनफ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं, स्पाइक, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्पाइकलेट है। ये वाली एक जो ये सिंगल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देखो ये बहुत सारी स्ट्रक्चर्स मिलके स्पाइक बनाती है, सॉरी स्पाइकलेट बनाती है, ठीक है। तो उसके बाद में बात करेंगे, इनफ्लोरेसेंस की बात होगी, ठीक है। फिर सीड की बात करेंगे कि इसके बीज को क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस का क्या मीनिंग है, कैरियोप्सिस जैसे हमने राइस के अंदर पढ़ा था ना, जो कैरियोप्सिस जो बीज होता है वो क्या होता है, कवर, एक कवर में बंद रहता है, ठीक है। उस कवर में क्या होता है, एक लेमा होता है और एक पेलिया, और उसके बीच के अंदर क्या रहता है, बीच में जो बीज है हमारा, जो कैरियोप्सिस है वो क्या रहता है, कवर रहता है, जिससे कि क्या होता है, बाहरी अगर अटैक होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। बाहर वाली जो कवर होती है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है, इसकी वजह से इसकी सेफ्टी रहती है। उसके बाद में बात करेंगे, हम सीड की बात कर ली, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस की बात कर ली, फिर टेस्ट वेट ऑफ व्हीट की बात करेंगे कि जो व्हीट है, जो हमारा गेहूं है, उसका टेस्ट वेट क्या है। यानी कि टेस्ट वेट का क्या मतलब होता है, एक टर्म यूज़ की जाती है सीड इंडेक्स, और सेकंड होती है टेस्ट वेट, ठीक है। सीड इंडेक्स में तो क्या रहता है, 100 बीजों का, यानी कि 100 सीड का क्या करते हैं हम, 100 सीड का, यानी कि 100 सीड ले लेंगे कोई भी फसल का, और उसके बाद में उसका वेट काउंट करेंगे कि वेट कितना है, वो तो होगा सीड इंडेक्स। टेस्ट वेट की बात करें तो इसमें 1000 सीडों को लिया जाता है, ठीक है। 1000 सीड्स का क्या मतलब है, 1000 बीजों को लेके उनका जो वेट है वो देखा जाता है, ठीक है। तो 1000 बीजों का वजन, ठीक है, वो क्या है, टेस्ट वेट, और 100 बीजों का वजन है सीड इंडेक्स। तो टेस्ट वेट ऑफ व्हीट, व्हीट का टेस्ट वेट कितना होता है, 40 ग्राम, ठीक है। व्हीट का टेस्ट वेट कितना रहता है, 40 ग्राम। और टेस्ट वेट ऑफ फैलरिस माइनर, अब ये फैलरिस माइनर क्या है, ये व्हीट है, जो जो व्हीट है ना हमारी गेहूं है, उसका मेन व्हीट है, ये सेम टू सेम एज इक्वल बिल्कुल व्हीट की तरह ही दिखाई देता है। जब तक इसमें बालियां नहीं आ जाती ना तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि व्हीट है या फिर ये जो गुल्ली डंडा बोल सकते हैं जिसे, या फिर फैलरिस माइनर है, ठीक है। इसके प्लांट बिल्कुल ये मिमिक होता है, या फिर मिमिक्री वीट भी बोल सकते हैं। मिमिक्री का मीन क्या होता है, नकलची, यानी कि एज इट एज सेम टू सेम, वैसा का वैसा ही, ठीक है। तो ये क्या है, फैलरिस माइनर। तो इसका क्या होता है, 2 ग्राम, यानी कि इसके 1000 बीजों को अगर हम लेंगे ना और उसका वजन देखेंगे तो 2 ग्राम ही होगा। तो आप आइडिया लगा सकते हो कितने हल्के इसके सीड होंगे, ठीक है। और अगर हम व्हीट के टेस्ट वेट की बात करें तो व्हीट का टेस्ट वेट क्या होता है, 40 ग्राम, और फैलरिस माइनर का क्या होता है, 2 ग्राम। अब फैलरिस माइनर के सीड इतने ज़्यादा छोटे हैं तो वो हवा से भी आसानी से सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत हवा चल रही है तो भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। आप सोच सकते हो कि एक बाले के अंदर कितने बीज निकलते होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे हम जीन की। तो फॉर ड्वार्फनेस, ड्वार्फनेस का मतलब क्या है कि बोनेपन के लिए, ठीक है। यानी कि जो वीट है ना उसका बोनापन का क्या मतलब है, कद में छोटा होना, ठीक है, प्लांट का छोटा होना, ठीक है। तो उसके लिए जो जीन पाया जाता है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि राइस में कौन सा जीन पढ़ा था हमने, डिजीवोजीन पढ़ा था, ठीक है। उसी प्रकार से वीट के अंदर भी एक जीन होता है, कौन सा जीन है, नोरिन 10 नाम है उसका, ठीक है। नोरिन 10 जो है वो क्या है, इसके अंदर जीन पाया जाता है। और ये सबसे पहले किसके द्वारा आइसोलेट किया गया, यानी कि कौन से साइंटिस्ट ने इसको अलग करके बताया कि हाँ इस नोरिन 10 की वजह से, या फिर ये वाला जीन है जिसकी वजह से जो वीट के प्लांट की ड्वार्फनेस है उसको हम मेंटेन रख सकते हैं, या फिर इसकी वजह से मेंटेन रहती है, ठीक है। तो वो जो डॉक्टर नोलन ई बोरलॉन्ग थे, उन्होंने क्या किया, इसे सबसे पहले आइसोलेटेड किया। कहाँ पे किया,
1960 के अंदर मैक्सिको के अंदर, ठीक है, यानी कि 1960 में मैक्सिको के अंदर इन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया, ठीक है, डॉक्टर नॉर्लोनी बॉर्लोन ने। इसके बाद में बात करेंगे कि हाई एल्डिंग वेराइटीज़ HYV, यानी कि हाई एल्डिंग वेराइटीज़, आपको पता होगा हाई एल्डिंग वेराइटीज़ कहाँ पे यूज़ में ली गई थी, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी ना, हरित क्रांति, उसमें क्या हुआ था, हाई एल्डिंग वेराइटीज़ जो थी उनका यूज़ किया गया था, ठीक है, प्लांट प्रोटेक्टर्स का यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उस टाइम जो व्हीट और राइस थी ना, उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हुआ, ठीक है, इन सभी के यूज़ के कारण। हाई यील्डिंग वैरायटी जिनकी यील्ड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, कम टाइम में ही पक जाती है और रोग वगैरह भी बहुत कम लगते हैं, ठीक है। तो ये कब आई, 1966 से 67 के अराउंड, ठीक है, 66 से 67 के अराउंड। और इसके लिए जो वीट की जो वैरायटीज़ थी, यानी कि उस टाइम जो वीट की वैरायटी ग्रो की गई थी, या फिर वीट की जिस वैरायटी के कारण ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में इन्होंने मेन रोल अपना प्ले किया, तो वो कौन कौन सी थी, वो थी लर्मा रोजो और सोनारो 63, 64 और मायो 64, ठीक है, ये वाली वेराइटीज़ थी। और दिस वेराइटीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, और ये वेराइटीज़ क्या हैं, भारत के अंदर जो हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जो फादर हैं वो कौन है, अगर पूरे वर्ल्ड में बात करेंगे ना तो इसके फादर हैं डॉक्टर नॉर्लोनी बॉर्लोन, ठीक है। और अगर हम अपने इंडिया में बात करेंगे तो डॉक्टर स्वामीनाथन जो है वो क्या है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ठीक है। इसके अलग अलग फादर, यानी कि इंडिया में अलग है और वर्ल्ड लेवल पे अलग है, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और कौन कौन सी दो ऐसी फसलें थी जिनके कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तो फर्स्ट आंसर रहेगा राइस और वीट, ठीक है, दो ऐसी फसलें थी। और वीट की कौन कौन सी वैरायटीज़ थी, तो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ थी वो लर्मा रोजो थी, सोनारो 63 थी, 64 थी, मायो 64 थी, ये वैरायटीज़ थी जिनके कारण क्या हुआ, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, ठीक है, या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन उस टाइम में हुई। उसके बाद में बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन की। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ट्रिटिकम एस्टिवम जो है या ट्रिटिकम स्पीसीज जो है, हम इसे बोलते हैं नॉर्मली बिकॉज इसको अलग अलग भागों के अंदर ना डिवाइड किया गया है, ठीक है, इसको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है कॉमन या फिर ब्रेड वीट, सेकंड है ड्यूरम या फिर मैक्रोनी, थर्ड है एमर वीट और फोर्थ कौन सा है, इंडियन ड्वार्फ वीट, ठीक है। तो कॉमन या फिर बर्ड वीट की बात करें, जो ब्रेड वीट है, ठीक है, जिसको हम चपाती वगैरह या ब्रेड बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं, तो वो कौन सा है, वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। मैंने आपको बताया था कि ट्रिटिकम एस्टिवम जो है नॉर्मली हम ये यूज़ में लेते हैं, ठीक है, इसीलिए कई बुक्स में डायरेक्ट यही नाम लिखा होता है कि गेहूँ का साइंटिफिक नाम बताओ तो ट्रिटिकम एस्टिवम, ओके, बिकॉज ये कॉमन वीट है और ये क्या है, ब्रेड वीट है। और उसके बाद में बात करेंगे, इसे क्या बोलते हैं, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट भी बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिको के अंदर ये ओरिजिनेट हुआ था सबसे पहले मैक्सिकन, इसीलिए इसको मैक्सिकन ड्वार्फ वीट बोलते हैं। फिर बात करें कि ये क्या है, हेक्साप्लॉइड है, इसके 2n=42 है, यानी इसकी क्रोमोसोम संख्या जो है वो कितनी है, 2n=42 है, ओके। और इट इज़ गुड फॉर चपाती एंड बेकरी प्रोडक्ट्स मेकिंग, यानी कि ये जो कॉमन वीट है ना, ये किस लिए काम में लिया जाता है, ये नॉर्मली चपाती या फिर बेकरी प्रोडक्ट, बेकरी जो होती है ना, बेकरीज जहाँ पे ब्रेड वगैरह बनाई जाती है, तो वहाँ पे क्या है, उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इस कॉमन वीट या फिर ब्रेड वीट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ऑक्योपी की बात करेंगे तो 87% एरिया, ऑक्योपीज का क्या मीन है, यानी कि टोटल एरिया में जितने में भी वीट को ग्रो किया जाता है ना, गेहूं को जितने एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है, उसमें से 87% एरिया के अंदर लोग कॉमन वीट या ब्रेड वीट को ही ग्रो करते हैं, ठीक है। यानी कि ये इतनी सारे स्पेसिस है ना, इनमें से सबसे ज़्यादा जिस वैरायटी को या जिस स्पेसिस को ग्रो किया जाता है वो कौन सी है, ट्रिटिकम एस्टिवम। उसके बाद में बात करेंगे ड्यूरम या फिर मैक्रोनी वीट की। फर्स्ट हमने पढ़ा था कॉमन या फिर ब्रेड वीट, ठीक है, सेकंड कौन सा है, ड्यूरम या फिर मैक्रोनी वीट। तो इसका क्या है, ट्रिटिकम ड्यूरम इसका साइंटिफिक नेम है, ये क्या है, टेट्राप्लॉइड है, 2n=28 है इसके क्रोमोसोम नंबर, कॉमन वीट के कितने थे, 2n=42 थे, ठीक है, इसके कितने हैं, 28 है।
और यूज़ फॉर सूजी और सेवियाँ, ठीक है। सेवियाँ और सूजी बनाने के लिए, जो सूजी बनाते हैं नॉर्मली, ठीक है, उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, ड्यूरम या फिर मैक्रोनी व्हीट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसकी ओक्योपी क्या है, 12% एरिया के अंदर इसको ग्रो किया जाता है, ओके। इसको 87% एरिया में, इसको 12% एरिया में। फिर बात करते हैं थर्ड, जो कि है इमर व्हीट, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम डाइकोकम। और ये क्या है, एक टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है। तो इसका क्या है, क्रोमोसोम नंबर 2n = 28, ये भी टेट्राप्लॉइड थी, 2n = 28। सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ साउथ इंडियन डिश, ठीक है, जो साउथ इंडियन डिश है ना, जो साउथ की, जो दक्षिणी एरिया के अंदर जो डिश बनाई जाती है, यानी कि उपमा, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है इमर व्हीट को, ओके। तो इसकी ओक्योपी कितनी है, 1% एरिया के अंदर ही ग्रो किया जाता है, ओके। और फिर जो लास्ट रहता है वो है इंडियन ड्वार्फ व्हीट। ड्वार्फ व्हीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ठीक है। और उसके बाद में है डिप्लॉयड व्हीट की जो है 2 स्पीसीज है। फर्स्ट है ट्रिटिकम मोनोकोकम और सेकंड है ट्रिटिकम एगिलोप्लॉइड, ठीक है। तो इसका क्या है, 2n = 14 और इसका भी क्या है, 2n = 14, बिकॉज ये क्या है, एक डिप्लॉयड वैरायटी है, ठीक है। और इसका हमने पढ़ा, फर्स्ट था कॉमन या फिर ब्रेड व्हीट, सेकंड था ड्यूरम या फिर मैक्रोनी, एंड उसके बाद में थर्ड था एमर व्हीट, फिर था इंडियन ड्वार्फ व्हीट और फिर था डिप्लॉयड व्हीट। डिप्लॉयड की 2 स्पीसीज थी, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, व्हीट के जो नॉर्मली जो व्हीट है ना उसके सीड है, ठीक है। ये कौन से क्या है, कॉमन या फिर ब्रेड व्हीट के सीड हैं, ठीक है, जो कॉमन अपने यूज़ में लेते हैं चपाती और बेकरीज प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये किसके बीज हैं, ये हैं ड्यूरम के, ठीक है, इस टाइप का होता है ड्यूरम व्हीट। और फिर हम बात करें इमर व्हीट का, तो ये है इमर व्हीट के सीड और ये क्या है, ड्वार्फ व्हीट के सीड, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे व्हीट C3 प्लांट, ठीक है। जो व्हीट है ना वो क्या, एक C3 प्लांट है। C3 प्लांट का क्या मतलब है, C3 प्लांट का ये मीन होता है कि जैसे कि कोई भी प्लांट है वो जब CO2 को ऑब्जर्व करेगा कोई भी एंजाइम की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले जो कार्बन वाला प्रोडक्ट, सबसे पहले जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, 3 कार्बन का होगा, ठीक है। इसीलिए उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, C3 प्लांट बोला जाता है। और ये क्या है, एक लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट का मीन क्या है कि ऐसे प्लांट जिनको अपना जो रिप्रोडक्टिव टाइम है या फिर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है ना अपनी, यानी जब फ्लावरिंग वगैरह निकल रही होती है, फ्लावर्स निकल रहे होते हैं, तो उस टाइम उनको जो लाइट की नीड होती है ना दिन में, वो 14 से ज़्यादा हावर्स की, यानी कि 14 से लगभग अराउंड रहती है, कितनी, 15 हावर्स, ठीक है। इसके अराउंड क्या रहती है, डे के अंदर लाइट की नीड रहती है, उन्हें बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हम क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट का क्या रहता है, कूल एंड मॉइस्ट वेदर ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ। जब इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होगी, और वेजिटेटिव ग्रोथ कौन सी होती है, रिप्रोडक्टिव से पहले, यानी कि फ्लावर वगैरह निकलेंगे ना उससे पहले जो ग्रोथ होती है ना, नॉर्मली जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसे बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है। तो उस टाइम ये बोल रहा है कि कूल और मॉइस्ट वेदर होना चाहिए, ठीक है। वार्म एंड ड्राई वेदर ड्यूरिंग ग्रेन फॉर्मेशन, और जब बीज बन रहे होंगे, जो दाने हैं, ग्रेन जो है वो फॉर्म हो रही होंगे, उनकी फॉर्मेशन हो रही होगी, तो कैसा रहेगा, वार्म और ड्राई, ठीक है। वार्म और ड्राई वेदर की नीड होगी। और ये क्या है, एक रबी सीजन की क्रॉप है, जो व्हीट है वो क्या है, एक रबी सीजन की क्रॉप है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सॉइल की टेम्परेचर, सीड रेट और सोविंग टाइम। सॉइल का क्या रहता है, क्ले लोम सॉइल जो है वो इसके लिए बेस्ट है, या फिर सैंडी लोम सॉइल है, उसमें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लगभग सीरियल्स की यही रही है सॉइल, जितनी भी सीरियल्स क्रॉप हमने पढ़ी है। उसके बाद में पीएच की बात करेंगे, 6.5 से 7.5 पीएच जो है वो क्या रहती है, इसके लिए रिक्वायर रहती है। उसके बाद में टेम्परेचर की बात करेंगे, मिनिमम टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ऑप्टिमम 21 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 32 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, लगभग क्रॉप्स का इम्पोर्टेंट रहता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जो फसल के लिए बिल्कुल सूटेबल हो। अगर वही टेम्परेचर रहे तो हमें अच्छे से प्रोडक्शन भी मिलेगा और जो फसल है वो अपनी अच्छे से ग्रोथ भी कर पाएगी, ठीक है। मिनिमम यानी कि इससे कम अगर टेम्परेचर होगा तो हमें लॉस होगा, और इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी हमें लॉस होगा, ठीक है। मिनिमम का मीन इससे कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम मीन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम मीन ये एवरेज टेम्परेचर है, इसमें
इसमें कोई लॉस नहीं होगा। उसके बाद में है सोविंग टाइम की बात करते हैं। सोविंग टाइम का क्या मतलब है कि कोई भी क्रॉप है उसे कब ग्रो करना है, कौन से सीजन के अंदर ग्रो करना है। तो ये क्या एक रबी सीजन क्रॉप है, तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर इसकी बुआई कब की जाती है, नवंबर के पहले सप्ताह में की जाती है। अगर हम लेट सोविंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कब करेंगे हम 15 दिसंबर तक, ठीक है, लेट सोविंग हम 15 दिसंबर तक कर सकते हैं। फिर सीड रेट की बात करते हैं। सीड रेट नॉर्मली कितनी रखते हैं, 100 kg पर हेक्टेयर, ठीक है, नॉर्मली सीड रेट कितनी रखते हैं, 100 kg पर हेक्टेयर रखी जाती है। और उसके बाद में लेट अगर हम सोइंग करेंगे या फिर ब्रॉडकास्टिंग से कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग का क्या रहता है कि डायरेक्ट है ना छिड़काव कर दिया जाता है, आई मीन हाथ से डायरेक्ट, मैंने आगे उसका डायग्राम मेंशन किया तब बताऊंगी, डायरेक्ट छिड़काव किया जाता है बिना कोई मशीनरी, इसके हाथों से, ठीक है। इसमें ज़्यादा सीड लगता है नॉर्मल की बजाय, 125 kg पर हेक्टेयर, ठीक है, 125 kg पर हेक्टेयर। और डिबलिंग के अंदर क्या रहता है, एक एक सीड को अलग अलग हाथों से लगाया जाता है, ठीक है, एक डिस्टेंस के ऊपर। तो डिबलिंग में क्या रहता है, 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग की बात करेंगे तो 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि रो इंटू रो तो रहेगी 22.5 और प्लांट इंटू प्लांट रहेगी 10। अब रो इंटू प्लांट का क्या मीन है, ठीक है, ये मैंने बहुत बार बताया लेकिन फिर से एक बार बता देती हूँ। जैसे कि ये सभी प्लांट्स हैं, ठीक है, ये दूसरी रो में लगे हुए सभी प्लांट्स हैं, ठीक है, ये क्या हुई, ये अपनी पहली रो थी और ये क्या थी, अपनी दूसरी रो, ठीक है। दो रो के बीच की जो दूरी है वो तो होती है रो इंटू रो डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी रहेगी, 22.5, और जो ये हमारा एक प्लांट है और ये हमारा दूसरा प्लांट है, ठीक है, तो इन दोनों प्लांट के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, 10 सेंटीमीटर, ओके। ये वाली रहती है रो इंटू प्लांट, जो डिस्टेंस अपनी रहती है स्पेसिंग, ठीक है। तो जो बीज है उसको कितनी डेप्थ में डालना चाहिए, कितनी गहराई में डालना चाहिए ताकि वो अच्छे से जर्मिनेट हो सके, ठीक है, तो उसका क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर डेप्थ रहेगी, ओके। ये वाली स्पेसिंग बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि स्पेसिंग क्या रखती हैं वीट के अंदर। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की, कि खाद वगैरह जो है वो उसके अंदर कितनी डालते हैं हम। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की बात करेंगे तो मैन्योर में क्या रहेगा, FYM 10 से 15 टन पर हेक्टेयर, ठीक है, और नाइट्रोजन 120 kg पर हेक्टेयर, पोटास फॉस्फोरस 60 kg पर हेक्टेयर एंड पोटास 40 kg पर हेक्टेयर। नाइट्रोजन को एक बार में अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन फॉस्फोरस और पोटास को जब हम अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो क्या करेंगे कि इसके साथ नाइट्रोजन की हाफ डोज यानी कि 120 देनी है ना अपनी को पूरी, तो उसमें से 60 जो kg है वो क्या करेंगे, इनके साथ में ऐड करके डाल देंगे फील्ड के अंदर। लेकिन जो 60 kg रह गई है वो हम कब अप्लाई करेंगे, जब हम पहली इरिगेशन देंगे, किसे, इसे वीट को, ठीक है। और जब हम पहली इरिगेशन देंगे तो हमें क्या पता कि पहली इरिगेशन कब देनी है, तो जैसे ही हमने वीट क्रॉप को हमने फील्ड के अंदर ग्रो कर दिया ना, तो उसके 20 से 25 दिन बाद जब CRI स्टेज आएगी तो हम क्या करेंगे, इसे इरिगेशन देंगे, ठीक है, पानी देंगे। उस टाइम हम जो नाइट्रोजन की बची हुई डोज है उसे वहाँ पे देंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाद में वैरायटीज़ की बात करते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी है, कौन कौन सी किस्में हैं, तो अलग अलग मैंने मेंशन किया है। तो फर्स्ट कौन सी है, सिंगल जीन ड्वार्फ, ठीक है, सेकंड है ड्वार्फ जीन, थर्ड है ट्रिपल जीन, और उसके बाद में म्यूटेंट वैरायटीज़, और फिफ्थ कौन सी है, अदर, ठीक है। तो सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ कौन सी है, लर्मा रोजो 64A और सुजाता, गिरजा, सोनालिका, ठीक है। जो सोनालिका है वो HD 1553 और RR21 से डेवलप की गई है, इन दोनों से सोनालिका को डेवलप किया गया है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हम डबल जीन वैरायटी की, तो HD 2009 जिसे हम अर्जुन भी बोलते हैं, और HD 2329 जो है वो भी है, और जनक भी है, सोनारो 64 भी है, छोटी लर्मा है, कल्याण सोना है। ये वैरायटी जो है डबल जीन है, ठीक है। और जो कल्याण सोना है ना, वो कल्याण 227 इंटू सोना 227 से डेवलप की गई है, ठीक है। ये वाली इंपॉर्टेंट वैरायटी जो है मैंने ओनली वही मेंशन की है। ट्रिपल जीन में कौन सी है, हीरा, मोती और लाल बादशाह, ठीक है। हीरा, मोती और लाल बादशाह इनका पूछा जाता है कि किसकी वैरायटीज़ हैं,
तो किसकी वैरायटी है? वीट की है। और कौन सी वैरायटी है, किस टाइप की वैरायटी है? तो ट्रिपल जीन वैरायटी है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे म्यूटेंट वैरायटी की। म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? तो कौन सी है? शारबती सोनारा है, जो कि सोनारो 64 से डेवलप की गई है। ठीक है, यानी कि सोनारो 64 में कुछ चेंजेस करके शारबती सोनारा को बनाया गया है। ठीक है, किसी भी वैरायटी में कुछ चेंजेस करके न्यू वैरायटी डेवलप करना म्यूटेशन। ठीक है, और इसे ही म्यूटेंट वैरायटीज बोलते हैं। पूसा लर्मा जो है वो अभी क्या है? एक म्यूटेंट वैरायटी है, जो कि लर्मा रोजो 64A से डेवलप की गई है। अदर वैरायटी जो है जो पॉपुलर है, तो लोक 1 और C306 सुजाता, जो कि ड्राईलैंड एरिया के लिए सूटेबल है। मालविया 12 और राज 30-70 ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है। राज 40-37 और राज 37-65। ओके, ये वैरायटीज थी। ये जो टोटल वैरायटीज थी कौन कौन सी थी? सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी और डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी, म्यूटेंट वैरायटी और अदर वैरायटी। नेक्स्ट बात करते हैं इरिगेशन की, कि इरिगेशन हमें कब देनी है, सिंचाई हमें कब देनी है, कौन कौन सी स्टेज पे सिंचाई करनी है, कौन कौन सी क्रिटिकल स्टेजेस हैं। तो जो वाटर रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि जब हमने क्रॉप को ग्रो किया है और जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे, उसके बीच में किसी भी फसल को जो वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, उसे बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वीट को कितना रहता है? 550 से 650 mm। ठीक है, ये जो क्या है इसकी वाटर रिक्वायरमेंट है। इनसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसीलिए मैंने एक क्लास अलग से लगाई थी, उसमें है ना टेबल फॉर्म में मैंने पल्सेस और सीरियल्स क्रॉप को करवाया था। ठीक है, वो वाली क्लास देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उसका। फिर बात करती हैं सीरियल स्टेज फॉर इरिगेशन, सॉरी क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए क्रिटिकल स्टेज कौन कौन सी है? फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहती है CRI, फिर है टिलरिंग स्टेज, फिर है जॉइंटिंग स्टेज, फ्लावरिंग या फिर बूटिंग स्टेज, फिर है मिल्किंग स्टेज, फिर है डफ्ट स्टेज। ठीक है, मिल्किंग स्टेज को जॉइंटिंग स्टेज भी बोला जाता है। अब मैंने ये जो रेड यहाँ पे स्टार बनाए हैं, इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीन ये है कि मान लो अपने पास इतना ही वाटर अवेलेबल है कि अपने एक ही सिंचाई कर सकते हैं या फिर एक ही इरिगेशन वीट को दे सकते हैं। तो वो इरिगेशन हम कब देंगे? वो कौन सी स्टेज है जिसके लिए नेसेसरी हो जाता है कि अगर हमने उस स्टेज पे पानी नहीं दिया तो वीट ग्रोथ ही नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन सी स्टेज है? वो है CRI। अगर एक ही वाटर अपने पास हो, यानी कि एक ही इरिगेशन कर सके, इतना ही वाटर है अपने पास। ठीक है, तो वो हम कौन सी स्टेज पे देंगे? CRI स्टेज पे। CRI स्टेज की फुल फॉर्म क्या है? क्राउन रूट इनिटिएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्राउन रूट इनिटिएशन बोला जाता है। ये कब आती है? 21 डेज आफ्टर सोविंग। DAS का मीन है डेज आफ्टर सोविंग, यानी कि बुआई के बाद, बुआई के इतने दिनों बाद। ठीक है, फिर सेकंड रहती है टिलरिंग। अगर अब हम मान लो कि हमारे पास 2 सिंचाई है, ठीक है, तो हम कौन कौन सी स्टेज पे पानी देंगे? फर्स्ट तो दे देंगे हम CRI पे, और सेकंड देंगे फ्लोवरिंग या फिर बूटिंग स्टेज पे। ठीक है, और अगर हमारे पास 3 पानी अवेलेबल है, यानी कि हमारे पास हम 3 बार सिंचाई कर सकते हैं, इतना पानी है हमारे पास, तो फर्स्ट है CRI स्टेज, सेकंड है फ्लावरिंग स्टेज और थर्ड कौन सी है? मिल्किंग स्टेज। ठीक है, तो अब CRI स्टेज कब आती है? 21 डेज के बाद, डेज आफ्टर सोविंग। और उसके बाद में कब आती है? सेकंड है टिलरिंग स्टेज, जो कि 40 से 45 डेज आफ्टर सोविंग। फिर है जॉइंटिंग स्टेज 60 से 65 डेज आफ्टर सोविंग। फिर जो फ्लोवरिंग या फिर बूटिंग स्टेज है वो आती है 80 से 85 डेज आफ्टर सोविंग। फिर आती है मिल्किंग स्टेज या फिर जॉइंटिंग स्टेज, जो कि 100 से 105 डेज आफ्टर सोविंग। फिर डब स्टेज आती है 150 से 120 डेज आफ्टर सोविंग। ठीक है, तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेजेस हैं वीट की, जिन पे पानी देना नेसेसरी होता है, इन पे पानी देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो वीट क्या करेगा? ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सोविंग मेथड की, यानी कि बुआई के कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से तरीके से सोविंग कर सकते हैं वीट की बुआई कर सकते हैं। फर्स्ट रहता है ड्रिलिंग। ठीक है, ड्रिलिंग में क्या किया जाता है? सीड ड्रिल मशीन की हेल्प से हम क्या करते हैं? बुआई की जाती है। ठीक है, मशीन की हेल्प से। ब्रॉडकास्टिंग में मैंने आपको बताया था छिड़काव किया जाता है, इनके डायग्राम मेंशन है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। फिर है डिबलिंग। डिबलिंग में क्या किया जाता है? डिबलर की हेल्प से किया जाता है। ठीक है, या फिर हाथ से अलग अलग इसके अंदर है ना सीड को अलग अलग डाला जाता है एक डिस्टेंस के ऊपर। बिहाइंड द प्लाउ मेथड, इसमें 2 मेथड है जो अप्लाई किए जाते हैं। फर्स्ट है कैरा मेथड, सेकंड है पोरा मेथड। ठीक है,
कैरा मेथड में क्या रहता है, कैरा मेथड में ये रहता है सीड इज ड्रॉप्ड बाय हैंड इन द फ्रो मेड बाय कंट्री प्लाउ। ठीक है, पहले क्या करेंगे, कंट्री प्लाउ जो है उससे क्या करेंगे, हम फ्रो बना देंगे पूरे खेत के अंदर। ठीक है, फ्रो बनाने के बाद में उसके अंदर हाथ से बीजों को डालेंगे, जितने डिस्टेंस पे डालना है ना उस डिस्टेंस को मेंटेन करके फिर हाथ से अलग अलग बीजों को डालेंगे। ठीक है, ये रहता है केरा मेथड के अंदर। और उसके बाद में बात करें पोरा मेथड में, पोरा मेथड में ये रहता है कि एक ऐसी एक स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है, उसे फनल बोलते हैं। तो उसके अंदर से बीज को यहाँ से डाला जाता है, यहाँ आगे एक शार्प स्ट्रक्चर सी होती है। ठीक है, उसकी हेल्प से क्या रहता है, बीज यहाँ से पहले फ्रो बनती जाएगी जैसे ही अंदर की तरफ जाएगा, और यहाँ से जो बीज है वो क्या होगा, यहाँ पे सोन होगा। ठीक है, यहाँ पे गिरेगा, तो इससे क्या होगा, इस मेथड को बोलते हैं पोरा मेथड। ठीक है, तो ये देखो डायग्राम में ये ट्रेडिशनल मेथड था जिसमें ये देखो मैंने बताया था ना फनल के अंदर, ये वाली फनल है, इसके अंदर बीज को डाला जाता है। यहाँ से ये जो नुकीला हिस्सा है ना जिसे शार्प एंड बोलते हैं, इससे तो क्या होता है, ज़मीन जो होती है, जो स्किन होती है उसकी लूज होती है। ठीक है, और उसके बाद में डायरेक्ट क्या किया जाता है, सीड को इसके अंदर से डाला जाता है। ओके, इस वाले मेथड में ये सीड ड्रिल है जिससे कि बुआई की जाती है। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है ये इसमें देख लो, अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा है इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया। ये जो वाला जो हल है इसमें इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जो बैलों के ऊपर रखा जाता है इसे बोलते हैं बीम। ओके, और ये आगे वाला भाग है इसे बोलते हैं प्लाउ शाफ्ट। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट में क्या ये है, ये वाला देखो, ये वाला ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मेथड में देखो ये इसके अंदर क्या किया जाता है, कटोरी वगैरह में या फिर किसी भी दूसरी चीज़ में डाल के, और इसमें क्या किया जाता है, बीज को हाथ से छिड़काव किया जाता है डायरेक्ट। तो आप सोच लो कि इसमें कितने बीज की खपत होती होगी, इसीलिए इसमें 125 kg पर हेक्टेयर जो सीड है वो लिया जाता है, और नॉर्मली 100 सीड हम लेते हैं, इतना ज़्यादा सीड लगता है। ठीक है, 25% ज़्यादा सीड लगता है इसमें ब्रॉडकास्टिंग में। डिबलिंग में क्या होता है, अलग अलग सीडों को डाला जाता है। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर। फिर बात करते हैं हम वीड मैनेजमेंट की, कि वीड मैनेजमेंट में क्या रहता है। वीड मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था एक इम्पोर्टेंट वीड है जो कि गेहूं के अंदर लगता है, जो कि एक मिमिक्री वीड भी बोलते हैं उससे, वो सेम टू सेम एज इट एज किसके जैसा होता है, गेहूं के जैसा। हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सा वीट है और कौन सा फेलेरिस माइनर है। हाँ, जब उसके अंदर बालियाँ आनी शुरू हो जाएंगी तो हम बता सकते हैं कि ये वाला वीट है और ये वाला क्या है, फेलेरिस माइनर है। ओके, तो फेलेरिस माइनर है, उसके कंट्रोल के लिए आइसोप्रोटुरोन 0.75 kg पर हेक्टेयर यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, चिनोपोडियम एल्बम भी एक वीड है जो कि इसके अंदर वीट के अंदर उगता है। ठीक है, इसके लिए हार्मफुल है वीट की क्रॉप के लिए। इसके कंट्रोल के लिए 2,4-D यूज़ में लेते हैं। कई बार 2,4-D का पूरा नाम पूछा जाता है, इसलिए मैंने 2,4-D का पूरा नाम भी लिख दिया यहाँ पे। बाकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं वीट साइंस करवाऊँगी तो उसमें बता दूँगी आपको। तो 2,4-D का पूरा नाम क्या है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, उसके बाद में बात करते हैं ये वाला क्या है, ये है फेलेरिस माइनर वीट है। ठीक है, ये इसकी बाली देखो इस टाइप की होती है और जो अपना वीट है उसकी इस टाइप की। ठीक है, तो इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, लेकिन ये वाला पोर्शन जो रहता है नीचे वाला उसे देख के हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। तो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है, इम्पोर्टेंट मिमिक्री वीट ऑफ वीट। ठीक है, मिमिक्री यानी कि सेम टू सेम, नकलची, वैसा का वैसा दिखने वाला। तो कौन सा है, फेलेरिस माइनर, जिसे गुल्ली डंडा भी बोला जाता है, गेहूं का मामा भी बोला जाता है। उसके बाद में बात करेंगे ट्रिटिकल इज ए क्रॉस ऑफ। ठीक है, एक जो ट्रिटिकल है वो किसके क्रॉस से बनाया गया है, तो वीट इनटू राई। ठीक है, वीट क्रॉस राई से, इन दोनों के क्रॉस से क्या बनाया गया है, ट्रिटिकल। ठीक है, इसे मेन मेड सीरियल भी बोलते हैं। और उसके बाद में प्रोटीन की बात करें तो 8 से 11% प्रोटीन पाया जाता है वीट के अंदर। और इन वीट प्रोटीन विच इज़ असेंशियल फॉर गुड ब्रेड क्वालिटी एंड चपाती मेकिंग, किसके कारण, एक ग्लूटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण कि क्या होता है, हम जो वीट है ना उसकी क्या कर सकते हैं, चपाती बना सकते हैं अच्छी तरह से। इसी गुण के कारण, इसी प्रोटीन की प्रेजेंस के कारण ये इस काम में लिया जाता है। बायो फर्टिलाइज़र की बात करें तो एजेटोबैक्टर जो है वो काम में लिया जाता है वीट के अंदर। कौन सा फर्टिलाइज़र, एजेटोबैक्टर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।